क्वेश्चन नंबर 1 है आज स्टार्ट। मुझे बार बार दोहराने की जरूरत ना पड़े कि जब कुछ ना दिया हो तो ERMS होता है, जब कुछ ना दिया हो तो IRMS होता है। वही वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट होती है और वही वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। बात खत्म। अब क्वेश्चन है, व्हेन 100 वोल्ट DC इज अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल, इस कॉइल में, कॉइल का मतलब इंडक्टर, 100 वोल्ट की DC लगा दी गई, ऑफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। तो DC बैटरी लगा दी यहां मैंने, और इसके अंदर जो करंट चल रही है वो 1 एम्पियर चल रही है। 100 वोल्ट की DC है। क्या है भाई? 100 वोल्ट की DC है, तो कुछ भी नहीं दिया जाता, तो RMS दे रखा है तुमको 100 वोल्ट। बात खत्म। When 100 volt AC at 50 hertz supplies to the same coil, only 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोला, कितना मजा आया इस क्वेश्चन में। क्या बोला कि जब 100 वोल्ट की DC तुमने दी है तो किसी कॉइल से करंट चल रही है 1 एम्पियर, और जब किसी कॉइल से तुम 100 वोल्ट की AC दे रहे हो, जब तुम किसी कॉइल से 100 वोल्ट की AC दे रहे हो, 100 वोल्ट की AC दे रहे हो, बहुत मजेदार क्वेश्चन। 100 वोल्ट की AC दे रहे हो, AC, तो जो करंट मिल रही है वो मिल रही है 0.5 एम्पियर बस। तो कहता क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, द इम्पिडेंस एंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। गुड। तो कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल, और साथ में इंडक्टेंस भी बताओ, एक्सएल भी बताओ, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सब कुछ बताना है तुमको। एल भी बताना है, जेड भी बताना है, और आर भी बताना है। आर बताओ, एल बताओ, जेड बताओ। सुनना ध्यान से। हाँ बोलो। साइकिल गिवन है। डीसी सर्किट में IRMS हो सकती है। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखो अभी, अब ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने। कह रहे हैं कि अगर DC वोल्टेज दे रहे हो तो करंट मिल रही है 1 एम्पियर की, और कह रहे हैं किसी कॉइल से भेज रहे हैं। वो यहाँ बेवकूफ बनाया उसने। याद रखना, अगर DC करंट है तो ये किसी कॉइल से पास नहीं हो सकती। इस DC करंट के लिए कॉइल के नाम पर धोखा दिया उसने, और DC के लिए हम क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। और DC कोई करंट है या वोल्टेज है तो RMS नहीं हो सकती, वो E लिखते हैं, और I को चुपचाप I लिखते हैं। फिर बोल रहा हूं, अगर DC का नाम ले दे तो उसको तुम RMS वोल्टेज नहीं कहोगे। तुम अपनी कॉपी में इस बात को नोट किया करो कहीं, कि अगर DC का नाम ले दे तो RMS वोल्टेज नहीं कहते हैं, RMS करंट नहीं कहते हैं, कॉइल को इंडक्टेंस नहीं कहते हैं। कॉइल हो जाती है रेजिस्टेंस, वोल्टेज हो जाता है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? नॉर्मल वोल्टेज। RMS नहीं होगा, DC की बातें हो रही हैं। DC वोल्टेज है, बस E लिखोगे तुम, बस E। डिजाइन मत बनाना इसमें कि EVR लगाने लगे ना, E। I को I लिखोगे बस। लेकिन वही अगर कोई AC वोल्टेज दे दे और कॉइल का नाम ले दे तो कॉइल भैया L हो जाता है, AC के साथ L हो जाता है, तो वोल्टेज भी EV हो जाता है, करंट भी IV हो जाती है, इंडक्टर L हो जाता है। AC के लिए, DC के लिए कॉइल रेजिस्टेंस होती है, करंट I होती है, वोल्टेज E होता है। बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब पहले जरा बताना यार हमको। समझ गए सर। यस सर। समझ गए। DC की बात करें तो रेजिस्टेंस, और ऐसा करा क्यों? AC की बात करें तो इंडक्टेंस। क्या चीज? ऐसा करा क्यों? ऐसा करा क्यों? ऐसा इसलिए किया साहब, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा L। अब तुमको सिखाता हूं
कि इंडक्टर में से अगर डीसी करंट भेजो तो होगा क्या। ध्यान देना जरा, इंडक्टर से अगर डीसी करंट भेजो तो होगा क्या, समझो। डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाती है, 0। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और एक्सएल जो ना देखना, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक्सएल इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर डीसी करंट को तुम इंडक्टर से भेजोगे तो कोई उसमें रेजिस्टेंस लगेगा ही नहीं, मान लिया जाएगा कि वहां कुछ है ही नहीं, सिंपल तार है, कोई कॉइल फाइल नहीं है। इसलिए डीसी के लिए अगर हम बात करें तो कॉइल के नाम पर इंडक्टर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, वो काम ही नहीं करेगा। करेगा कौन सर काम? F0 क्यों? डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्यों फ्रीक्वेंसी 0 होती है? क्योंकि इसका ग्राफ ये होता है, डीसी का कांस्टेंट ग्राफ अच्छा होता है। ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ होगा तो फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 0 तो भैया एक्सएल 0, एक्सएल 0 तो कॉइल की जरूरत ही नहीं है। जब कॉइल की जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब वहां रजिस्टर है। तो सबसे पहले कहता था रजिस्टर बताओ, आर की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन आई। तो पहला आंसर तो यहीं दिख गया, 100/1 इक्वल टू कितना, 100 ओम आंसर, बात खत्म। फिर दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है, इस वाले सर्किट पे आ जाओ, इस वाले सर्किट पे आ जाओ। इस सर्किट में कहता है इंडक्टर लगाया तुमने, वोल्टेज कितना दिया, 100, करंट कितने दिया, 0.5। आप समझना जरा ध्यान से। अब तुमने सर एक इसमें 50 साइकिल्स भी दिए हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी तुमको। अगर हम सर्किट का इम्पीडेंस निकालें, अगर हम सर्किट का IV 200 ओम। अब अगर इन दोनों कॉइल को आपस में लगाया गया है, अगर इन दोनों कॉइल को आपस में लगा दें तो आपस में लगाने पर हम जानते हैं एक कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है कि Z इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL²। सुना है कभी, हाँ या ना? Z की वैल्यू कितनी आई, 200। R की वैल्यू कितनी आई, 100 का स्क्वायर। यहाँ से XL² निकाला जा सकता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आया 40,000, यहाँ आया 10,000 प्लस XL²। तो यहाँ से XL² सॉल्व किया, XL इक्वल टू आया 30,000। इसका मतलब XL इक्वल टू सॉल्व किया, XL इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 100√3 ओम। ये XL आ गया। XL आ गया तो L बताना है। XL का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई FL। L निकालो, तो L इक्वल टू कितना हुआ, XL अपॉन 2 पाई F। तो L इक्वल टू कितना हुआ, XL कितना आया, √3 इंटू 100 अपॉन 2 पाई ऐसे ही छोड़ दो, F की वैल्यू कितनी, 50, 50 2 जा 100। तो L इक्वल टू कितना आया, √3 अपॉन पाई। क्लियर हो गई बात? और √3 अपॉन पाई को सॉल्व कर दोगे जब, तो L इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0.55। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। आंसर। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं है, जरा बताने सर के बाद एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिपीट। हाँ बोलो। देखो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुमको एक बार डीसी करंट यूज किया, एक बार एसी करंट यूज किया। अगर डीसी करंट यूज किया तो करंट चल रही थी 1 एम्पियर। उसी सर्किट में जब एसी करंट यूज किया तो करंट चल रही है 0.5 एम्पियर। तो कह रहे हैं सर्किट का इम्पीडेंस बताओ, उस सर्किट का
जो इंडक्टर लगा उसकी वैल्यू बताओ, उस सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा और समझाऊं तुमको, 2 मिनट लगेगा समझाने में, वेस्ट नहीं होगा टाइम, जरा ध्यान देना। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमको समझाऊं तो मैं ये मान लूं एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर भी लगा है और रजिस्टर भी लगा है, लेकिन जब एक बार उसमें से डीसी करंट भेज रहे थे, जब एक बार उसमें से हम डीसी करंट भेज रहे थे तो इंडक्टर काम नहीं कर रहा था, रजिस्टर काम कर रहा था। लेकिन जब एक बार उसी सर्किट से हम एसी करंट भेज रहे हैं, एसी करंट, तो इंडक्टर भी काम कर रहा है और रजिस्टर भी काम कर रहा है। एसी भेजने पर, डीसी भेजने पर हमने कितना वोल्टेज भेजा, 100 वोल्ट भेजा, तो करंट कितनी मिली, 1 एम्पियर मिली। एसी भेजने पर हमने वोल्टेज कितना भेजा, 100 वोल्ट भेजा, तो करंट कितनी मिली, 0.5 एम्पियर मिली। क्यों मिली 0.5 बताओ? क्योंकि एसी के लिए एल भी काम करेगा और आर भी काम करेगा। जब दोनों काम करेंगे तो करंट थोड़ी कम हो जाएगी। डीसी के लिए एल काम नहीं करेगा, अभी बताया मैंने, केवल कौन काम करेगा, आर काम करेगा। जब आर काम करेगा तो करंट ज्यादा जाएगी, 1 एम्पियर। तो इसमें तुमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, आर। आर निकालूंगा इस वाले सर्किट के लिए, इसमें एल नहीं काम कर रहा है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना, 100 अपॉन आई, तो कितना हुआ 100 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हुआ 100 ओम। केवल आर काम कर रहा है। इस सर्किट में दोनों काम कर रहे हैं, और जब सर्किट में दो दो रेजिस्टेंस काम करते हैं तो उसको इम्पीडेंस कहते हैं। इसलिए मैंने 100 अपॉन 0.5 निकाला, तो यहाँ पे कितना आया, 200 ओम आया। बच्चे हाँ या ना यार, प्लीज बोलना जल्दी से, हाँ या यस ना। सर। तो सर्किट में लगे दोनों यस ही सर। हैं। डीसी भेजा तो एल ने काम नहीं किया, खाली आर ने काम किया। एसी भेजा तो दोनों ने काम किया, दोनों ने काम किया तो तुमने जेड निकाला। अब जब जेड निकाल लिया, आर निकाल लिया, तो बस बात ही क्या करना, जेड निकाल लिया, आर निकाल लिया, तो एक्सएल निकाल लिया। एक्सएल आ गया 100√3। तुम्हें एल चाहिए था, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एल इक्वल टू कितना, एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। एफ तुमको पता है, 2 तुमको पता है, एक्सएल तुमने निकाल लिया, सॉल्व कर दिया, एल आ गया आंसर, बात खत्म। बच्चे क्वेश्चन समझ में आ गया या ला? सर पीछे कर दीजिए। चलो कर, एक मिनट, एक मिनट बेटे, एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक मिनट। ये एल है, ये आर है, हाँ बताओ, ये रहा। आ गया सर। ठीक है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन में लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिया 500 वोल्ट, वो भी कैसा, डीसी, तो करंट मिली मुझको 2 एम्पियर। लेकिन अगर मैंने उसी सर्किट के अंदर एक लिया मैंने एसी, उतना ही एसी लिया मैंने 500 वोल्ट, तो मुझे जो पिछले करंट क्वेश्चन मिली में वो आपने, तो पिछले क्वेश्चन में जेड की वैल्यू कैसे आई थी? जेड की वैल्यू बेटा आई थी, इस वोल्टेज को इसकी करंट से डिवाइड कर दो, बस जेड की वैल्यू आ गई, ईवी अपॉन आई, 100 अपॉन 0.5 मतलब 200, बस डायरेक्ट डिवाइड कर दो। क्लियर? हाँ सर। एक बात आप बता रहे थे कि एल काम नहीं करेगा डीसी में, वो बता दो एक बार। हाँ, डीसी में जो एल काम नहीं करेगा वो इस वजह से नहीं करेगा, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो डीसी, जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया वो खत्म हो गया, इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो गया। और जब किसी चीज का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो उसको लगाओ चाहे मत लगाओ, उसको मानो चाहे मत मानो, वहां पे एक वायर काम करता है। इसका मतलब खाली एक रेजिस्टेंस जैसा लगेगा, एल काम नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ सर। बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सर्किट है जिसमें एल और आर लगे हुए हैं। मैंने डीसी वोल्टेज दिया 500 वोल्ट, तो करंट चली 2 एम्पियर। मैंने एसी वोल्टेज दिया 500 वोल्ट, तो करंट चली 1 एम्पियर। तो कहते हैं जेड बताओ, कहते हैं आर बताओ, कहते हैं एल बताओ, कहते हैं एक्सएल बताओ। तो तुम लोग बोलो क्या लिखूं, आर को क्या लिखूं, जल्दी बोलना यार। 250, 500 upon 2। हाँ, क्योंकि 500/2 काट दो तो आ गया 250 ओम। बताओ जेड को क्या लिखूं, जेड कैसे लाओगे? 500 upon 1। बिल्कुल सही, सबको बाकी बोलना है। जेड इक्वल टू कितना, 500 आ गया। अब देखो भाई जेड आ गया, यहाँ आर आ गया,
तो एक्सेल निकाल लेंगे, ये रहा एक्सेल। तो फॉर्मूला क्या कहता है, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। z कितना 500, आर स्क्वायर कितना 250 का स्क्वायर, प्लस कितना एक्सएल स्क्वायर। 500 का स्क्वायर कितना 25,000, 250 का स्क्वायर कितना 625,006। ये कितना 2.5 लाख आया है, तो 500 का स्क्वायर ये आया 62,500 प्लस कितना एक्सएल स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करो। सर Z1 नहीं आया अभी हमारा। Z1 क्यों आएगा, Z तो 500 आया ना, अच्छा, 500 अपॉन हाँ। 1। तो कितना 2.5 लाख में से 62,500 माइनस किया, इक्वल टू कितना आएगा एक्सएल स्क्वायर 0,057,8 8 और 1,87,500। तो एक्सएल यहाँ से निकाल लो, एक्सएल इक्वल टू आ जाएगा 10 अंडर रूट 1875। ये आ गया, एक्सएल आ गया। जब एक्सएल आ गया तो एल निकाल लो, तो एल इक्वल टू क्या होता है एक्सएल अपॉन 2πf। अब फ्रीक्वेंसी भी मान लो मैंने तुमको दे दी, यहाँ फ्रीक्वेंसी की मैंने वैल्यू दे दी 1875 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने 1875 हर्ट्स, बात खत्म। तो एक्सएल कितना आया 10 अंडर रूट 1875 अपॉन 2 पाई की वैल्यू पाई, एफ की वैल्यू 1875। इससे ये काट दो, तो 10 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1875। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एल की वैल्यू, जो मत करना सॉल्व, इसको कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। सही है, यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन की नहीं आया यार? आ गया। आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। सर फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं कहता था है फ्रीक्वेंसी का काम था, यहाँ लगाया तो देखो फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी अच्छा, 2 हाँ, पाई ठीक। एफ, एल निकालने में काम लगाया है उसका कुछ ना कुछ। एक मिनट कनेक्ट कर लूं। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया वन वाले में। कहता है when an alternating voltage at 220 वोल्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना। when an alternating voltage of 220 वोल्ट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं क्या मतलब है, ईवी कितना बेटा 220 वोल्ट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए डिवाइस एक्स, ये किसी डिवाइस एक्स में अप्लाई किया जा रहा है, होगा कुछ एक्स, ये वोल्टेज अप्लाई किया गया एक्स में, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो करंट मिली तुमको 0.5 एम्पियर, आईवी मिल गई तुमको 0.5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द सेम फेज विद द वोल्टेज। कह रहे हैं कि अगर हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया किसी चीज में, हमें नहीं पता ये चीज का नाम क्या है, तो जो करंट मिली वो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चलती हुई मिली। तो तुम लोग बताओ इस एक्स का नाम क्या है? सर आर रेजिस्टेंस। बढ़िया। अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में मिल जाती हैं, क्वेश्चन देखो कितना घुमाया, AC थ्रू आर, वोल्टेज तो AC थ्रू आर, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू थी वो कौन है, आर है, वो डिवाइस आर है। चलो बहुत बढ़िया, अब तुम्हें आर पता है, आई भी पता है, ई भी पता है, तो कहता है बताओ वो डिवाइस की वैल्यू कितनी है और डिवाइस कौन है, तो कहोगे वो डिवाइस रेजिस्टेंस है। कितनी वैल्यू है, आर इक्वल टू ई वी अपॉन आई वी है, ईवी कितना 220, आईवी कितना 0.5, 0 से 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 0, तो आर की वैल्यू कितनी 440 ओम, आंसर पहला। फिर तुमसे कहता है मेरे पास एक डिवाइस वाई है, वाई, और यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज लगाया ईवी, कितना वोल्टेज लगाया 220 वोल्ट, तो फिर से एक करंट मिली 0.5 एम्पियर की, लेकिन इस बार जो करंट है वो वोल्टेज से
90 डिग्री पीछे है, तो बताओ वो डिवाइस का नाम क्या है? इंडक्टर। इंडक्टेंस, इंडक्टर। बहुत बढ़िया, गुड। अगर करंट पीछे होती है वोल्टेज से तो वो इंडक्टर होता है। बहुत ही सुंदर। तो अब देखो, अब इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे पता करें? एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू फिर वही बात आ गई, वोल्टेज अपॉन करंट। वही रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना? 220। आईवी कितनी? 0.5। सब कुछ काट दिया, 440 ओम। तो एक्सएल इक्वल टू आ गया 440 ओम। देखो मेरे बच्चों, एक्सएल आ गया। अरे 440 ओम क्यों ले ली? अच्छा, गिवन था क्या? लाए हैं यार, गिवन कैसे होगा? नहीं सर, ईवी। ईवी तो 220 गिवन है ना, अच्छा ठीक है सर। करंट गिवन है 0.5, डिवाइड कर दो, 440 ओम आ गया। एक्सएल आ गया, आर आ गया। फिर क्या कहते हैं देखो, ओके, नेम द डिवाइस एक्स एंड वाई। तुम बता चुके, एक्स बता चुके, वाई बता चुके, एक्स, आर और एल। फिर कहते हैं कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। कहते हैं अगर उन एक्स को और उस वाई को आपस में सीरीज में लगा दिया जाए तो बताओ उस सर्किट से कितनी करंट चलेगी। जब दोनों अलग अलग थे तो करंट चल रही थी 0.5। अब दोनों को सीरीज में लगा दिया जाए तो पूछते हैं कितनी करंट चलेगी, और वोल्टेज सेम रखा जाए 220 वोल्ट। सेम वोल्टेज पर दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो कितनी करंट चलेगी? जब दिमाग लगाओ। अब बताओ इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस को मैं कैसे निकालूं? जेड निकालूं। जेड इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस कितना? एक्सएल स्क्वायर। इसलिए जेड इक्वल टू अंडर रूट, ये भी कितना है? 440 का स्क्वायर, ये भी है 440 का स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया? 440। 440 तो बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा 2। जेड इक्वल टू आ गया 440√2 ओम। बस बात खत्म। तो करंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट की बात हो रही है तो टोटल वोल्टेज कितना? 220। टोटल रेजिस्टेंस कितना? 440√2। 220 दूनी 440, तो 1/2√2 एम्पियर आंसर आ गया। बात खत्म। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब केवल रजिस्टर लगाया, जब कोई एक्स लगाया तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में, तो एक्स कौन है? आर है। उसका वैल्यू निकाल लो, निकाल ली। जब कोई वाई लगाया तो वाई लगाने पे जो करंट और वोल्टेज का गैप है वो 90 डिग्री है, तो वाई बताओ। वाई का मतलब एल था, उसका एक्सएल निकाल लिया। फिर कह रहे हैं एक्स और वाई को दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ने के बाद टोटल करंट बताओ। तो सीरीज में जोड़ने के बाद पहले तुम क्या निकालो? टोटल रेजिस्टेंस निकालो, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस निकाल लिया, वोल्टेज दे रखा तो करंट निकाल लिया। बात खत्म। क्या क्वेश्चन समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया? बताना जरा। आ गया सर। आ गया। प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पे जरा घर पे एक बार और। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 समझो। एन इंडक्टेंस कॉइल हैज ए रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम। एक इंडक्टर के कॉइल का रिएक्टेंस दिया है 100 ओम। तो बताओ क्या दिया है? क्या लिखूं मैं यहाँ? क्या दिया है? 100 ओम क्या दिया है? सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी। नहीं सर, कुछ 2.23 है। ओहो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। गुड। एक एसी सोर्स है 200 वोल्ट का और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 200 वोल्ट का एसी सोर्स है, इसका मतलब क्या दिया है? ईवी। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 300 ओम रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर ऑफ 25/5 माइक्रोफैरड। एक रजिस्टर से जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। रजिस्टर की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी? 300 ओम। कैपेसिटर की वैल्यू है 25/5 माइक्रोफैरड। ये दे दिया। पूछा क्या है? कैलकुलेट द रिएक्टेंस
कैलकुलेट द रिएक्टेंस, इम्पिडेंस एंड करंट इन द सर्किट। सबसे पहले पूछा है रिएक्टेंस, बताओ क्या पूछना चाह रहा है, वो नाम बताओ उस चीज का, सिंबल क्या होता है रिएक्टेंस का? XC। सबको पता है ये बात, रिएक्टेंस XC पूछ रहा है। फिर कहता है इम्पिडेंस बताओ, फिर तुमसे क्या कहता है, टोटल करंट बताओ, सब कुछ बताओ। तो सबसे पहले तुम बताओ रिएक्टेंस XC। तो XC इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc। 1/ω क्या होता है, 2πfc। ध्यान देना, तो XC इक्वल टू 1/2 f कितना 50, c कितना 25/π इंटू 10⁻⁻6, पाई से पाई गया। तो XC 10⁻⁻ ऊपर 6 हो गया, नीचे 50 दूनी 100 हो गया, सर इंटू रिएक्टेंस को 25 हो गया। एक्सक्यू का एक्सेल हाँ, नहीं कहेंगे reactance सर, क्या चीज? एक्सेल नहीं रिएक्टेंस को कहेंगे। बेटा कैपेसिटर लगाया ना यार, तो XC नहीं कहोगे, रजिस्टर भी तो है साथ में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर से बोलो यार, क्या कह रहे हो, शुरू से बोलो। सर रिएक्टेंस को एक्सी क्यों लिया ये पूछ रहे हैं। साथ में सर कैपेसिटर ठीक के है। रजिस्टर भी तो है। फिर कहते हैं एक्सी। तो क्या लेना चाहिए था मुझे, क्या लेना चाहिए था, थोड़ा बताओगे? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो है, फिर मैं उसको क्लियर करूंगा ना। चलो मैंने XC लिया, हो सकता है गलत लिया हो, तो क्या लेना चाहिए था, जरा वो चीज बताओ। हम कहते हैं ना, एक्सी तो कैपेसिटेंस को कहते हैं। अच्छा, XC तो चलो कैपेसिटेंस को कहते हैं, और तो मुझे निकालना क्या चाहिए था? अगर मुझे रिएक्टेंस निकालना है तो मुझे क्या निकालना चाहिए था, मुझे बताओ प्लीज। सर आर का। आर का लेते हैं, हाँ सर। R का लेते, ओके, R निकालना चाहिए था मुझे, ठीक है। चलो और बताओ, मैं जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि क्लियर होना चाहिए सारी बातें। और बताओ क्या करना चाहिए मुझे, रिएक्टेंस निकालना तो R निकालना चाहिए था, ठीक है। और R 300 दे रखा है पहले से, तो R तो 300 दे रखा है, तो निकालू किसे? तो अच्छा, सर ठीक है। Z को। देखो बच्चे, फिर तुमको बता दूं, अगर कहीं पे C लिखा है, कहीं पे R लिखा है, कहीं पे L लिखा है, और कहीं पे XL लिखा है, और कहीं पे XC लिखा है, इनके नाम क्या होते हैं सुन लो आज। इसका नाम होता है कैपेसिटेंस, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस, इसका नाम होता है इंडक्टेंस, एक्सेल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर सर्किट में C लगा हो और तुमसे रिएक्टेंस कह दे, तो बताओ इसमें से क्या निकालोगे? एक्सी। अगर सर्किट में इंडक्टर लगा हो और तुमसे रिएक्टेंस कह दे, तो क्या निकालोगे? एक्सेल। तो आज क्लियर हो गया। इस सर्किट में कैपेसिटर लगा था, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी 300, तो वो तो दिया ही, क्या निकालूं? C लगा हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है रिएक्टेंस बताइए, और रिएक्टेंस C का निकलेगा, तो रिएक्टेंस C के साथ आता है, तो वो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। उसने कैपेसिटिव नहीं बोला, खाली रिएक्टेंस बोला, और C लगा है, तो आप XC ही निकालोगे, बाकी कुछ नहीं निकाल सकते। वही मैं निकाल रहा हूँ। XC इक्वल टू 1/ωc बच्चों, 2πfc। F तुमको दिया है 25/π, C दिया है 10⁻⁻6, मतलब मल्टीप्लाई कर दी इसकी माइक्रोफैरेड से, सॉल्व कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो XC इक्वल टू ऊपर आया 10,000, नीचे आया 25, 25 चौक 100, तो XC इक्वल टू आया 400। अब जरा इसकी यूनिट बताना, XC की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम। बढ़िया, चलो ये कहानी खत्म हुई। अब तुमसे कहता है जेड बताओ, जरा तुम लोग बताओ यार, मैं खुद करते जा रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। तुम लोग बताओ, जेड निकालना है मुझे, क्या करूं मैं?
आर कोई ऐसा स्क्वायर फॉर्मूला बताओ प्लस XZ का का। आर स्क्वायर अंडर रूट प्लस आर एक्स स्क्वायर का आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बढ़िया। तो आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स का होल स्क्वायर। जेड इक्वल टू आर कितना है 300, एक्स कितना है 400, और 4 और 3 का कितना आता है पाइथागोरस 5। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 500 लिख दो। 500 ओम, बात खत्म। पाइथागोरस ही तो है ये। 3 4 का 5 और 300 400 का 500, 30 40 का 50। ठीक है, हो गया जेड। अब क्या कहता है करंट बताओ, टोटल करंट बताओ। तो तुम लोग बताओ, चलो मैं तुम्ही से पूछूं यार, टोटल करंट के लिए क्या EV फार्मूला upon होता है? Z। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल ईवी रेजिस्टेंस। क्या अपॉन लिखो? जेड। ईवी खाली अपॉन आर लिख जेड। देता तो, टोटल चाहिए खाली आर लिख दूं? ना। नहीं सर, नहीं, वो पूरे सर्किट का नहीं होगा। तो पूरे सर्किट का जेड का क्या मतलब होता है? पूरे सर्किट का जेड का मतलब क्या होता है? Impedance। खाली आर है, पूरे सर्किट का इम्पीडेंस मतलब आर और सी का कॉम्बिनेशन। जेड। ईवी कितना दे रखा था? ईवी दे रखा था तुमको 200। जेड कितना आया 500, काट दो। तो आईवी कितना आया 0.4 एम्पियर। आंसर, बात खत्म, हो गया। तो इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने ध्यान दिया, सारी चीजें पता चल गई। रिएक्टेंस पूछा तो एक्सी। हाँ, रिवीजन करना है यार, रिवीजन। डेली डेली ऐसा ड्रामा थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस 10 ओम। जो कहता जाए वो लिखते जाओ। 10 ओम दे रखा है, यहाँ पे होने दो। एंड ए कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड। तुमको एक कैपेसिटर दे रखा है 0.1 माइक्रोफैरड। एक वोल्टेज भी तुमको दे रखा है यहाँ पे, ईवी कितना 100 वोल्ट दे रखा है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो क्या पूछता है? कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। तो करंट बताओ, कैसे बता लोगे करंट बताओ? खाली I अपॉन आर कर दूं, या खाली E अपॉन सी कर दूं, ईवी या E अपॉन जेड। EV ईवी upon Z। अपॉन जेड। ईवी अपॉन जेड। चलो तुम्हारी मान ली मैंने, आज तुम्ही लोगों की मानूंगा। ईवी अपॉन जेड कहाँ है? जेड जेड के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? निकालेंगे। दे रखा है। रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इसलिए जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। पता नहीं एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। गुड। तुम लोग बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। अब देखो, तुमको आर पता है, 2 पता है, पाई पता है, एफ पता है, सी पता है, सब पता है। जब सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी। और जो जेड की वैल्यू आ रही है सोल्व करने के बाद, वो आ रही है यहाँ से 31,831 ओम। 31,831। सॉल्व करना आराम से बैठ के मस्ती से घर पे। तो करंट का फॉर्मूला क्या हुआ? 100 अपॉन 31,831। सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो जेड इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3.142 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। आंसर आईवी की वैल्यू आ गई। चीजों को पता चलना चाहिए कि पूछा क्या है, निकालना क्या है, जरूरत किस चीज की है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सीरीज आरसी सर्किट। बढ़िया, एक सी है और एक आर है, सीरीज में है दोनों। इस सर्किट में कहता है आर इक्वल टू 30 ओम। तुम लोग सोचोगे तभी मजा है, मैं सोचता रहूंगा अकेले बैठ के, इधर तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। सी की वैल्यू है 0.25 माइक्रोफैरड, 0.25 माइक्रोफैरड। और वोल्टेज भी तुमको दे ही रखा होगा 100 वोल्ट। वोल्टेज इक्वल टू कितना? 100 वोल्ट। ओमेगा दे दिया इस बार, देखो ओमेगा दिया है, कितना बेवकूफ बनाया इसमें, 10,000 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड ओमेगा दिया, फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं इस बार। फाइंड द करंट इन द सर्किट। बताओ कौन सी करंट बतानी है तुमको? केवल सी से बताओगे, आर से बताओगे, सबसे बताओगे? बताओ यार। सबसे। दोनों से। दोनों से बताएंगे। इसका मतलब तुमको ई अपॉन जेड की जरूरत है। जेड की जरूरत है तो चलो ई तो तुम्हारे पास है, और ये रहा जेड। जेड कितना? आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। थोड़ी समझदारी दिखाई क्वेश्चन वाले ने इस बार। 100 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर 30 का स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन ओमेगा कितना 10,000 डायरेक्ट लगा दो दूसरे को। सी की वैल्यू कितनी 0.25 माइक्रोफेरेड 0.25 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से सॉल्व किया तो डायरेक्ट आई वी निकल के चला आएगा और आई वी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 2.24 एम्पियर। ये आई वी आ गया। अब देखो क्या कहता है, इस सी के ऊपर कितना वोल्टेज खर्च हुआ वो बताओ, इस वी आर के ऊपर कितना वोल्टेज खर्च हुआ वो बताओ, कैपेसिटर का वोल्टेज खर्चा बताओ और रजिस्टर का वोल्टेज खर्चा बताओ। और जब तुम दोनों बता लो तो कहता है इन दोनों का टोटल करो, फिर बताओ